नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को केजरीवाल सरकार के दौरान वित्तीय वर्ष 2024 और 25 की कैग रिपोर्ट पेश की। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्सिडी की वजह से कैपिटल खर्च में लगातार बढ़ोतरी के बजाय गिरावट का रुझान देखा गया। साल 2024 और 25 के लिए राज्य के वित्त पर आई रिपोर्ट में कहा गया है कि GNCTD के खर्च में रेवेन्यू खर्च 88.38% की ज्यादा बढ़ोतरी का असर रहा, खासकर तय खर्चों और सब्सिडी का, जिससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम वित्तीय गुंजाइश बची। कैग रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार के खर्च में रेवेन्यू खर्च 88.38% की ज्यादा बढ़ोतरी रही, खासकर कमिटेड लागत और सब्सिडी की वजह से, जिससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए सीमित वित्तीय गुंजाइश बची। 2015 से 2025 की अवधि के दौरान सब्सिडी में 3,222 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिसका मुख्य कारण बिजली सब्सिडी में 2,033 करोड़ रुपए की वृद्धि थी। तो 2015 से 2025 की अवधि के दौरान कैपिटल खर्च में गिरावट का रुझान दिखा, जो कुल खर्च का 7% से 15% के बीच रहा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल निर्माण में बाधाओं का पता चलता है। तो कैपिटल खर्च में लगातार बढ़ोतरी के बजाय गिरावट का रुझान दिखा है, जो दिल्ली सरकार GNCTD द्वारा लॉन्ग टर्म एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट में कमी का संकेत देता है। तो साल 2021 और 2022 में यह 8,311 करोड़ था, जो धीरे धीरे घटकर साल 2024 और 2025 में 3,695 करोड़ हो गया। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के मुकाबले कैपिटल खर्च का कुछ हिस्सा कम हो रहा है, जिससे पता चलता है कि GNCTD ने अपने विकास लक्ष्यों के अनुरूप एसेट निर्माण को लगातार प्राथमिकता नहीं दी है। तो रिपोर्ट के मुताबिक इस पैटर्न का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यक्रमों में लगातार इन्वेस्टमेंट के लिए सीमित वित्तीय गुंजाइश है, जिससे लॉन्ग टर्म आर्थिक विकास और सर्विस डिलीवरी पर असर पड़ सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने राहुल गांधी और विपक्ष पर सदन की कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी हर दिन अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं और उनका मकसद बातचीत करना नहीं बल्कि विवाद खड़ा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं और गलत जानकारी दे रहे हैं। नड्डा ने राहुल गांधी के जंतर मंतर पर गोली चलने के दावे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और न ही गोली चलाने का कोई आदेश दिया गया था। नड्डा के मुताबिक गृह मंत्री हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं और सरकार का रुख साफ है कि सदन चलना चाहिए। अगर सदन चलेगा तो हर मुद्दे पर चर्चा और जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। JP नड्डा ने दावा किया कि विपक्ष पिछले 15 दिनों से सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले नीट पर चर्चा की मांग की गई, फिर राम मंदिर ट्रस्ट और इसके बाद जंतर मंतर की घटना को लेकर गृह मंत्री के बयान की मांग उठाई गई। नड्डा ने राहुल गांधी को सदन में आकर चर्चा करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और राहुल गांधी को सदन में आने पर माकूल जवाब मिलेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति और दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी निंदा की। संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के लिए आए और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे, इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है। वह नहीं चाहते कि हाउस चले और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को, सदन को बाधित कर रहे हैं और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। वहीं देश इस साल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य फोकस युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत की यात्रा पर रहेगा। इस वर्ष वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार इसका सामूहिक गायन होगा। लाल किले की फूलों की सजावट में भी वंदे मातरम की थीम नजर आएगी। ज्ञान पथ पर NCC और मेरा युवा भारत के करीब 2500 छात्र छात्राएं और स्वयंसेवक वंदे मातरम की आकृति बनाएंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन होगा और इसके बाद राष्ट्रगान होगा। 8 से 15 अगस्त तक देश भर में विशेष बैंड प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे।
सेना, नौसेना, वायुसेना समेत विभिन्न सुरक्षा बलों के बैंड 343 प्रमुख स्थानों पर प्रस्तुतियां देंगे। समारोह में युवा प्रतिभागियों और कार्यक्रम में इन प्रतिभाओं को भी खास जगह दी गई है। 2026 के अंतर्राष्ट्रीय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में 19 पदक विजेता छात्रों को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। तो समारोह में भारत की स्पेस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र की उपलब्धियों के साथ विकसित भारत 2047 की झलक भी दिखाई जाएगी। वहीं इस बार बैठने के एनलोजर भारत की प्रमुख झीलों के नाम पर होंगे। आगंतुकों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो सुबह 4 बजे से चलेगी। समारोह स्थल पर व्हीलचेयर, पानी, शौचालय, क्लॉक रूम और बारिश से बचाव के लिए रेन पोंचो की व्यवस्था भी रहेगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, कई तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है। युवा शक्ति इस बार समारोह का केंद्र रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताऊंगा कि देश इस साल 80वां स्वतंत्र दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की ऐतिहासिक लाल किले की प्रचार से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य फोकस युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत की यात्रा पर रहेगा। इस साल वंदे मातरम के 150 साल भी पूरे हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। लाल किले के प्राचीर की दोनों तरफ फूलों की सजावट में भी वंदे मातरम की थीम दिखाई देगी। वहीं बात करें लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर एनसीसी और मेरा युवा भारत के करीब 2500 छात्र छात्राएं और स्वयंसेवक वंदे मातरम की आकृति बनाएंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद एनसीसी कैडेट और मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी गायन करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय गान होगा और वहीं राष्ट्रीय गीत के दौरान सभी लोग संवादान के मुद्रा में खड़े होने के लिए भारतीय वायुसेना को हेलीकॉप्टर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के बयान में बैनर लेकर लाल किले के ऊपर से उड़ान भरेगा और वहां मौजूद लोगों को पुष्प वर्षा भी कराएगा। देश भर में 343 जगहों पर बैंड प्रदर्शन से 8 से 15 अगस्त के बीच देश भर में विशेष बैंड प्रदर्शन भी होंगे शामिल। सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तट रक्षक, एनसीसी, सीआरपीएफ, आईटीबीएफ, पीवीएल, सीआईएसएफ और एसएसबी, बीएसएफ, आईडीएस, आरपीएफ और तमाम राइफल इसमें भाग लेंगे, प्रमुख स्थानों पर प्रस्तुत देंगे। इस समारोह में भारत के जो युवा है वो भारत और उपलब्धियों को खास जगह दी जाएगी। 2026 के इंटरनेशनल फिजिक्स के 19 पदक विजेता छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं बात करें तो युवा छात्रों के लिए भी विशेष व्यवस्था भी की गई है। लाल किले के प्राचीर पर युवा छात्रों के लिए विशेष बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। कई हजार फोर्सों की तैनाती की गई है। उसको देखते हुए तमाम स्कूल और आसपास के कॉलेज सभी वहां इसमें भाग लेंगे और तमाम व्यवस्थाएं जो है वो लगातार की जा रही है। बिल्कुल, और सुरक्षा के लिहाज से भी कई तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 20,000 के जवानों की तैनाती रहेगी। साथ ही साथ कई हजार सीसीटीवी कैमरों से भी इस बार निगरानी रखी जाएगी। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सभी समारोह में जिस वक्त प्रधानमंत्री 2047 का ये 2047 तक का जो झलक समारोह में भारत की नई टेक्नोलॉजी भी दिखाई जाएगी और इसके साथ साथ तमाम यहाँ पर कई हजार जो सुरक्षा कर्मी है उनकी तैनाती की जाएगी। कई लेयर की सुरक्षा वहां पर दिखाई देगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। और वही बात करें कि वहां की व्यवस्थाएं तो लगातार अधिकारी जो है वहां पर पहुंचकर तमाम सभी चीजों का जायजा जो है वो ले रहे हैं बारीकी से। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि इस बार जो 80वां स्वतंत्रता दिवस है उस पर विकसित भारत की जो प्रेरणा है उसको लेकर इस बार की थीम रहने वाली है और कई मायनों में बेहद खास इस बार का स्वतंत्रता दिवस जो है वो रहने वाला है।
देखिए, इस बार मेन फोकस जो है वो युवाओं और छात्रों को दिया गया है। जिस तरीके से जो जंतर मंतर पर जो तमाम जेएनजी छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हीं को प्राथमिकता दी जा रही है। और इस बार भी तमाम छात्र और स्टूडेंट जो जेएनजी है वो और यही वजह है कि प्रधानमंत्री उनको विशेष जो व्यवस्था है वो उनको प्राथमिकता दी जा रही है। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस बार देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। लाल किले से पहली बार वंदे मातरम की गूंज सुनाई देने वाली है। युवा शक्ति इस बार समारोह का केंद्र रहेगी। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर एक बेहद अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी महिला के कपड़ों की पसंद का हवाला देकर जिरह के दौरान उसके चरित्र पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और ना ही उसे किसी अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये टिप्पणी 2013 में 17 साल की एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए की गई। लड़की ने आरोप लगाया था कि उसका पड़ोसी उसका पीछा करता था, अश्लील टिप्पणियां करता था और उसे गलत तरीके से छूता था। कोर्ट ने ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष की जिरह की तरीके पर कड़ी नाराजगी जताई। पीड़िता ने उसके वेस्टर्न और टाइट कपड़ों को लेकर सवाल किए गए थे। यहाँ तक कि इलाके के लोगों के धर्म और उनके कपड़ों पर कथित ऐतराज़ को भी मामले में लाया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि कोई महिला क्या पहनती है यह उसकी व्यक्तिगत पसंद है। उसके कपड़ों पर पड़ोसी, समाज, आरोपी या वकील कोई हक नहीं जता सकता। कोर्ट ने कहा कि जीन्स पहनने वाली महिला युवाओं को बिगाड़ सकती है। ऐसी सोच बेहद परेशान करने वाली और गलत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि माता पिता और समाज को लड़कियों के कपड़ों पर नियंत्रण करने के बजाय बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना, निजी सीमाओं का सम्मान करना और हर व्यक्ति के साथ सम्मान से पेश आना सिखाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिरह के नाम पर किसी पीड़ित या गवाह को डराने, शर्मिंदा करने या उसका चरित्र हनन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वहीं मुजफ्फरनगर में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और शिवरात्रि से पहले डाक कांवड़ का उत्साह चरम पर दिखाई दे रहा है। लाखों शिव भक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं शिवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सहारनपुर मंडल के डीआईजी अभिषेक सिंह खुद सड़कों पर उतरे और संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध शिव चौक समेत 3 प्रमुख शिवालयों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और एटीएस टीम की भी मदद से लगातार निगरानी की जा रही है। महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। शिव चौक क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष बैरिकेडिंग की गई है और मंदिर परिसर को चारों ओर से सुरक्षा घेरे में रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि के आयोजन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता है। कल हमारा प्रमुख इवेंट है हमारे कांवड़ यात्रा का, शिवरात्रि का। तो उसको देखते हुए हमारे जितने भी शिवालय हैं सब पर सारी हमारे जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर काम है उसको पूर्ण कर लिया गया है। हमारी लाइट व्यवस्था, बैरिकेडिंग, एंटी स्किड, मैट आदि पोस्टर पार्टियां पुलिस की आज भी निकली थी, कल भी निकलेंगी। आज भी सुबह से ड्यूटी थी क्योंकि आज सोमवार था तो कई सारे श्रद्धालु जल चढ़ाने आए थे। कल भीड़ होने की ज्यादा संभावना है। तो जैसे सांजक हो गया, हमारा शिव चौक है, मीरापुर में जो पुराना मंदिर है और हमारे सहारनपुर मंडल के जितने भी प्रमुख हमारे शिवालय हैं, हर जगह सारी व्यवस्थाएं पूर्ण है और कल पूरा त्योहार हम लोग शाकुश से संपन्न कराएंगे। जिस तरीके से पुलिस एक्शन लगाई गई है, हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जल उठाकर हरिद्वार से अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। तो उनके ट्रैफिक डाइवर्जन की सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई गई हैं और ये इसमें से बहुत सारे हमारे लोकल श्रद्धालु जो होंगे, जो यहीं के लोकल हैं, वो भी इन शिवालयों पर जाएंगे। तो इसको देखते हुए एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। कल हमारा प्रमुख इवेंट है वहीं मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश भी शिव भक्तों की आस्था को नहीं रोक सकी। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में है और शिवरात्रि से पहले डाक कांवड़ यात्रा चरम पर पहुंच गई है। सोमवार सुबह से ही तेज बारिश के कारण कई सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, लेकिन लाखों कांवड़ियों के कदम नहीं रुके। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। बारिश के बीच कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरह मैदान में नजर आया। जिलाधिकारी उमेश शर्मा, एसएसपी संजय कुमार वर्मा और एसपी सिटी अमृत जैन खुद जलभराव वाले क्षेत्रों में पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। अधिकारियों ने पानी की निकासी, यातायात प्रबंधन और कांवड़ियों की सुविधाओं को लेकर मौके पर ही आवश्यक निर्देश भी दिए।
कांवड़ मार्ग पर पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार तैनात हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। शिव भक्तों का कहना है कि बारिश उनके उत्साह को कम नहीं कर सकती और ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज सुबह से ज़्यादा बारिश हुई है और आज डाक कांवड़ वाले मोटरसाइकिल पे बहुत सारे कांवड़िए जा रहे हैं। इसी में हम लोग निकले हैं कि जब बहुत पानी बरसा है लेकिन कांवड़ियों को कम से कम परेशानी हो, उसके लिए सारे विभागों को फिर उतार के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मनोज कितना भी हो जाओ हम फूल लेके आ रहे हम मुजफ्फरनगर है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ फिर कितना भी बढ़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्राउड नहीं रुकेगी। बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, बाबा की दया हो रही है। हाँ जी बाहर नहीं रुकेगी। हाँ जी। वहीं नोएडा में सावन की शिवरात्रि पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। भक्त भगवान शिव का जल अभिषेक और दुग्ध अभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि और मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए नजर आए। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा, जिससे पूरा माहौल भक्ति में नजर आया। नोएडा के विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसके चलते प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दी। मंदिरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। शिवरात्रि के पावन अवसर पर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं का कहना है कि सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है और इस दिन जल अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में श्रावण शिवरात्रि के पावन अवसर पर आधी रात से ही शिवालयों में आस्था का सैलाब देखने को मिला। रात 12 बजे के बाद भगवान भोलेनाथ के जल अभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़िए और श्रद्धालु शिव मंदिरों में जल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। शहर के प्रसिद्ध शिव चौक मंदिर समेत प्रमुख शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्ति में माहौल में डूबा हुआ है। शिव भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मंदिरों के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं मंदिरों के पुजारियों का कहना है कि श्रावण शिवरात्रि पर सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने वालों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। मेरा नाम विकास भारद्वाज है और मैं शिव चौक शिव मंदिर का पुजारी हूँ। आज शिवरात्रि मनाया जाना है, क्या महत्व है? मेरी समझ में नहीं आया भाई, क्या कहा, क्या कहते नहीं हो रही। आज जो पर्व मनाया जा रहा है शिवरात्रि, इसका क्या महत्व है? शिवरात्रि का तो बहुत बड़ा महत्व है और बताने के लिए थोड़ा सा समय नहीं, बहुत समय चाहिए बताने के लिए। लेकिन ये है कि शिवरात्रि का जो महत्व है, शिवरात्रि का महत्व भी है कि हम शिवरात्रि को भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, बेल पत्ते चढ़ाते हैं आदि इत्यादि। इस तरह भी अपनी पूजा अर्चना करते हैं। सभी भक्त अपने अपने तरीके से अपनी मनोकामना मांगते हैं और भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्या विशेषता है, क्या मनाना चाहिए? इसकी विशेषता यह है कि जब सर्वप्रथम भगवान परशुराम ने भगवान शिव की कावड़ चढ़ाई थी तो उन्होंने एक वरदान मांगा था, जो कि शिव भगवान ने उनका वरदान पूरा किया था। और इसकी विशेषता यही है कि जो भी शिव भक्त आता है, जब वो कावड़ लेकर आता है, जब वो श्रद्धा भाव से आता है, जैसे भी आता है, भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। अब तक कितने लोगों ने अभिषेक कर दिया है? देखो ये बताना तो पॉसिबल है, लेकिन बट ये है कि जितनों ने भी जल चढ़ाया, कम से कम लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में भक्त आ चुके हैं। वे कावड़िया भी हैं, अन्य भक्त भी सब आए हुए हैं और सबने जल चढ़ाया। कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से लगी हुई है। आप खुद मंदिर पर देख सकते हो किस तरह से व्यवस्था बनाई हुई है। सबका सहयोग है, सबका सपोर्ट है। व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था है?
अब कानून की बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था है और हमने बाहर से आने का रास्ता बना रखा है, अंदर आने के लिए बना रखा है, दोनों रास्ते बना रखे हैं इसलिए कि ज़्यादा भीड़ मंदिर के अंदर ना हो, भक्तों को कोई परेशानी ना हो, कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो। क्या मान्यता है शिव चौक की? मान्यता ये है कि जो भी यहाँ पे भक्त आता है वो जिस तरह से भी आता है, सच्चे मन से आता है, उसकी भगवान मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में 4 मूर्ति गोल चक्कर से पृथला ब्रिज तक रोजाना लगने वाला भीषण जाम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। खासकर सुबह के पीक आवर्स में सैकड़ों वाहन लंबी कतारों में फंसने को मजबूर हो जाते हैं। सड़क पर वाहन रेंग रेंग कर चलते नजर आते हैं, जिससे ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और आम राहगीरों को काफी समय की बर्बादी होती हुई नजर आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या अब रोज की हो गई है, लेकिन इसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम दिखाई नहीं दे रहा। जाम के चलते कई बार आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी भी मौके पर नजर नहीं आती, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। सुबह के समय सड़क पर वाहनों का दबाव इतना बढ़ जाता है कि 4 मूर्ति से पृथला ब्रिज तक पूरा मार्ग प्रभावित हो जाता है। लगातार बढ़ती समस्या को लेकर लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग भी की है। वहीं देश के कई हिस्सों में मानसून इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर तक लगातार बारिश का दौर जारी है। कई राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधि और बढ़ने का अनुमान जताया है। कई इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के बीच आज भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली में 16 अगस्त तक बारिश से राहत मिलने की संभावना कम है। आज अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। बुंदेलखंड और दक्षिण पश्चिम यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। बिहार में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे भारी बारिश वाले रह सकते हैं। कई जिलों में तेज हवाओं, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात के कुछ हिस्सों में भी मौसम बिगड़ने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में असम, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में लगातार बारिश आफत बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ने से असम के कई गांव प्रभावित हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका है। कई जगह सड़कें बाधित होने से आवाजाही प्रभावित हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।